गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस पर लगातार बात कर रहे हैं कि जब व्यापार का अधिग्रहण होता है तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती है और उनको हम किस तरह से अकाउंटिंग बुक्स में ट्रीट करते हैं। इसी से रिलेटेड आज हम 2 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो होगी गारंटी टू द परचेजिंग कंपनी बाय वेंडर और दूसरा होगा प्रॉफिट और लॉस पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन। पहले पॉइंट पे आते हैं, गारंटी टू द परचेजिंग कंपनी बाय वेंडर क्या है। देखिए, जब बिज़नेस परचेज किया जाता है तो हमने कहा कि जो विक्रेता कंपनी की संपत्तियां और दायित्व है, नॉर्मली वो क्रेता कंपनी की संपत्तियां और दायित्व बन जाते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि जो परचेजर है उसे श्योरिटी नहीं होती है कि जो सेलर है उसकी डेटर से, क्रेडिटर से या बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल्स या डिविडेंड से रिलेटेड वो सारी रिकवरीज हो जाएगी क्या, कहीं कहीं अतिरिक्त हमें चुकाना तो नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में अगर परचेजिंग कंपनी को सेलर की बातों पर विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि जो सेलर है वो परचेजिंग कंपनी को गारंटी देता है। ये जो गारंटी होती है वो जैसे डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल्स के संदर्भ में हो सकती है। उसके अंदर वो एक आश्वासन देता है। गारंटी का मतलब ये होता है कि वो ये आश्वासन देता है कि जो डेटर्स या जो बिल्स रिसीवेबल है उसकी जो भी हम आपको डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनकी पूरी राशि वसूल हो जाएगी। यदि पूरी राशि वसूल नहीं होती है, कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं, तो उनकी जो भी कमी रहेगी उसे हम फुलफिल कर देंगे। तो ये कहलाता है देनदारों या जो बिल्स रिसीवेबल है उसके लिए गारंटी। इसी तरह से क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल्स के लिए भी गारंटी हो सकती है, जिसमें वो एक गारंटी देता है कि आपको हम जितने क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल्स बता रहे हैं उनके अमाउंट से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा तो जो एक सरप्लस आप पे करेंगे वो हम आपको वापस चुका देंगे। इसी तरह से जो गारंटी होती है वो डिविडेंड के अर्निंग के संदर्भ में भी हो सकती है, यानी वो आपको श्योरिटी दे सकता है कि अगले 3 साल तक आपको 5 या 6 या 7 जो भी परसेंटेज डिसाइड होता है उतना मिनिमम आपको डिविडेंड अर्न होगा ही सही। अगर उससे कम रहता है तो इसकी राशि भी जो विक्रेता है यानी जो सेलर है, जो वेंडर है, उसके द्वारा कर दी जाएगी। अब वेंडर कैसे करेगा, उसकी श्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, जब हम वेंडर को पेमेंट करते हैं, हमने सारी असेट्स लिया, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्रीज हमने करना सीखी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो सारी असेट्स लिया, सारी लाइबिलिटीज़ लिया। तो जब वेंडर को पेमेंट करते हैं तो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करते समय कुछ अमाउंट हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसे कहा जाता है वेंडर्स गारंटी अकाउंट, और कुछ राशि जो ये गारंटी से रिलेटेड राशि है इसको फुलफिल करने के काम आएगी, वो अमाउंट वेंडर्स गारंटी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहली एंट्री होगी कि परचेज कंसिडरेशन में से जो राशि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी एंट्री होगी वेंडर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट। यानी यहाँ हम लिखेंगे कि बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेएबल टू वेंडर। तो हमारे पास कुछ राशि बच जाएगी। अब ये जो बची हुई राशि है इसको हम एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, तो जैसे मैंने कहा था कि डेटर से या बिल्स रिसीवेबल से कम वसूली हो सकती है। जब उन्होंने हमें डेटर से बिल्स रिसीवेबल्स दिए थे तो सपोज कीजिए वो 10,000 के थे, लेकिन अब रिकवर जब हम करने जाते हैं तो हमें 9,000 ही रिकवर होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम जो 1,000 कम रिकवर हो रहा है, बाकी तो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स डेटर्स अकाउंट, राइट, लेकिन ये जो कम रिकवर हो रहा है इसे हम गारंटी अकाउंट से कंपेंसेट कर लेंगे। तो हम एंट्री कर लेंगे वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या टू बिल्स रिसीवेबल। इसी तरह से हो सकता है कि आपको क्रेडिटर्स को या बिल्स पेएबल को अतिरिक्त भुगतान करना पड़े, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, एक्सेस पेमेंट हमें करना पड़ेगा, उसकी भी हम एंट्री करेंगे। वेंडर की गारंटी अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि उसमें से राशि निकालनी है, ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है इस वजह से, तो वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो 2 एंट्री हो गई डेटर्स, क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल की एडजस्टमेंट की। उसके बाद अगर गारंटी उसने आपको पर्टिकुलर किसी ईयर में डिविडेंड के बारे में भी गारंटी दी है, तो डिविडेंड की रेट अगर कम हो जाती है या डिविडेंड की रेट ज़्यादा हो जाती है तो उसको भी हमें, अगर शॉर्टफॉल रह जाता है तो गारंटी अकाउंट से हम चार्ज कर सकते हैं। तो हम करेंगे वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू, हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे तो फिर सरप्लस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। इसी तरह से जो उसका डिविडेंड है वेंडर का, जितना भी अगर हमने उसको शेयर्स इशू कर रखे हैं तो उसका जो डिविडेंड है वो भी हम वेंडर्स गारंटी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट। तो इस तरह से वेंडर की गारंटी अकाउंट से हम कंपेंसेट कर लेते हैं डेटर्स बिल्स पे रिसीवेबल्स का जो बैड डेट रह गया है, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल्स जिनमें एक्सेस पेमेंट करना पड़ा है। अगर हमारे पास डिविडेंड का जो रेट की गारंटी दी थी वो कम पड़ जाता है तो जितना कम पड़ता है वो वेंडर्स गारंटी अकाउंट से एडजस्ट कर लिया जाएगा। और जैसे ही गारंटी की अवधि समाप्त हो जाती है, अगर गारंटी की अवधि समाप्त होने के बाद इस सरप्लस अकाउंट में यानी इस गारंटी अकाउंट में एक तरह से सरप्लस किसका हो गया, हमारे पास उसका श्योरिटी रखी हुई है कि आप एडजस्टमेंट यहाँ से कर लीजिए। तो अब श्योरिटी पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, गारंटी पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, हम इसका पैसा अब वेंडर को पे कर देंगे। तो हमारे यहाँ एंट्री हो जाएगी वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये सारा हमें एडजस्टमेंट तब करना है जब वेंडर गारंटी देता है, वो आश्वासन देता है या आपको प्रत्याभूति एक तरह से देता है कि आपको मिनिमम इतना अर्न हो जाएगा या डेटर से इतना रिकवर हो जाएगा, क्रेडिटर से इतना रिकवर हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो गारंटी से रिलेटेड हुआ। सेकंड पॉइंट जो आज का डिस्कशन का है वो है हमारा प्रॉफिट और लॉस पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन। बड़ी मज़ेदार बात होती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो रनिंग बिजनेस है उसको एक्वायर कर रहे हैं, जबकि कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस उस दिन से चालू होता है जिस दिन कंपनी रजिस्टर होती है, यानी जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, समावेलन होता है। अब कई बार हम क्या करते हैं, चालू व्यापार को खरीद लेते हैं, लेकिन हमारा यानी हमारे का मतलब जहाँ भी मैं हमारा बोल रही हूँ इसका मतलब है परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है उसका सर्टिफिकेट ही बाद में आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हमने एक रनिंग बिजनेस था, उसको एक्वायर कर लिया और उसको एक्वायर हमने किया है 1 जून से, राइट। जबकि कंपनी को जो समावेलन का प्रमाण पत्र मिलता है, वो जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हम करते हैं पूरी, वहाँ हमें हमारा प्रमाण पत्र मिला 1 नवंबर को। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये जो पीरियड है, ये पीरियड क्योंकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही नहीं हुआ है, तो यहाँ हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय इससे कहा जाएगा पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। उसके बाद का जो पीरियड होगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो जितना भी लाभ हमारा होगा जब हम पहले साल का जिस बिज़नेस को हमने एक्वायर किया है उसका जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ हमें पहले साल के प्रॉफिट में ये देखना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट या लॉस की जो डिटेल्स है, जो जितने भी एक्सपेंस वगैरह है उसको निकालते समय वो प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन है या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। क्लियर है। तो पीरियड और पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन कंपनी का अस्तित्व होता है चालू, जिस दिन कंपनी के पास समावेलन का प्रमाण पत्र आता है, उस दिन के बाद का पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होता है, जो नॉर्मल पीरियड होगा। लेकिन पहले का पीरियड जो होगा वो प्री एक्विजिशन का होगा। और यहाँ ध्यान रखना है कि इस पीरियड का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास प्रॉफिट निकल के आता है इस पीरियड का तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। इसको हम क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर रेस्ट्रिक्शन है कंपनीज एक्ट में। तो ये जो पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है इसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा। और बाई चांस इस पीरियड का, जैसे मैंने कहा 5 महीने का पीरियड पहले का हुआ क्योंकि प्रमाण पत्र ही आपको 1 नवंबर को मिला था, तो ऐसे में इस पीरियड का जो प्रॉफिट होगा वो हमारा पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन होगा, जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर लॉस है तो इसे कैपिटल लॉस मानते हुए गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब प्रॉफिट या लॉस पीरियड टू कॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उनके सारे आइटम्स को आपको देखना पड़ेगा। और सारे आइटम्स को देखने के बाद आप ये देखेंगे कि कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो जैसे सेल्स है, परचेज है, या आपका कैरियज इनवर्ड है, या जो भी स्टॉक में चेंजेज है, इनको हमें सेल्स के रेशो में बांट लेना है। उसके बाद इसके आधार पे आप
कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद आप देख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कौन कौन से आइटम हैं। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो समय के हिसाब से चलते हैं, नॉर्मली जैसे सैलरी है या इंटरेस्ट है या इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेंट है, डेप्रिशिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, इनको हमें बांटना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन निकालते समय हमें इनको बांटना पड़ेगा। तो कुछ खर्चे जैसे हम ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कुछ खर्चे समय के आधार पे बांटे जाएंगे। कुछ कैसे खर्चे हमारे पास ऐसे होंगे जो सेल्स से रिलेटेड होंगे, उन्हें सेल्स के आधार पे बांटेंगे। और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो न तो समय से संबंध रखते हैं न विक्रय से, लेकिन हमें नाम से ही क्लियर पता लग जाएगा। जैसे सोल प्रोप्राइटर था पहले, अब पार्टनरशिप बना है, अब कंपनी बना है, या पार्टनरशिप था अब कंपनी बना है, तो व्यापार के स्वामी का वेतन है या पूंजी पर ब्याज है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। तो ऐसे खर्चे कंपनी के फॉर्मेट में होते ही नहीं हैं, तो ऐसे खर्चे क्लियरली पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन मान लिए जाएंगे। इसी तरह से जब कंपनी बनी है तो कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कंपनी बनने के बाद शुरू होते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को राइट ऑफ करना, या शेयर ट्रांसफ़र फीस लगी है, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, या डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन या डायरेक्टर्स फीस है। तो ऐसे खर्चे क्लियर पता है कि कंपनी बनेगी तो ही होंगे, तो इन्हें हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मानते हैं। तो इस तरह से सारे खर्चे और सारी जितनी भी सेल्स है उसको हम टाइम के रेशो में इस तरह से बांटने के बाद अब हम नेट निकाल लेंगे कि हमारे पास पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट नेट निकल के आता है या पोस्ट निकल के आता है। तो जितना भी पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन नेट प्रॉफिट होगा वो तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होगा वो ही इस साल का नेट प्रॉफिट माना जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कंपनीज़ एक्ट 2013 ये कहता है कि समामेलन से पूर्व कमाया गया लाभ पूंजीगत लाभ है जिसका हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉस है, पहले साल में प्रॉब्लम आएगी, दूसरे साल का तो सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होगा। तो जिस साल एक्वायर किया है अगर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर सेम डेट पे या पहले से आपके पास इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है तब प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये वाला प्रॉब्लम तभी आएगा जब आप चालू व्यवहार को खरीदते हैं लेकिन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक तरह से आपको बाद में मिलता है। तो उस पहले साल का या जो पहला पीरियड हमारे पास आया है उसके प्रॉफिट को हमें पीरियड इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में बांटना होता है। तो इस तरह से ये कुल मिला के मैंने 4 लेक्चर आपके सामने लिए हैं, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। और इन चारों में मैंने आपको व्यापार क्रय से संबंधित जितने भी हमारे साथ समस्याएं आती है, किस तरह से हमें उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होगी, किस तरह से परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना होगा, या किस तरह से हमें और जो स्पेशल आइटम्स आएंगे जहाँ हमने गारंटी की बात करी या प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करी, या मैंने आपसे कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जो वेंडर की डिटेल है उस वेंडर में आपको ये कहा जाता है कि कुछ देनदार लेनदार नहीं लिए हैं तो उनका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक कवर होता है जिसमें हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे तो नेक्स्ट व्याख्यान में हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। थैंक यू सो मच।